प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, किसी भी आप एक ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर फेंकें, जैसे एक फुटबॉल को किक करें, आप जेवलिन थ्रो फेंकें, आप किसी मिसाइल को फेंकें जिसके अंदर कोई इंजन या मशीन ना लगी हो, जो फ्यूल से ना चलती हो, पत्थर को उठा के फेंक लें, तो पत्थर को जब फेंकेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड तो वो कैसे मूव करेगा? वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे, ये उसका पाथ होगा। तो ये पाथ की जो शेप है इसे पैराबोला बोलते हैं, मैथ्स में पैराबोलिक शेप है। सिर्फ यही नहीं, आप एक टावर से एक पत्थर को सीधा फेंकें तो भी एक कर्व की तरह नीचे आएगा, ये पैराबोलिक शेप है, तो पैराबोला की तरह नीचे आएगा। इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो जो बॉडी को आपने फेंका उस बॉडी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल बॉडी है। तो अगर मैं मिसाइल को फेंकता हूँ, अंडर ग्रेविटी वो ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी, ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी, तो मिसाइल क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है। फुटबॉल को किक करता हूँ तो फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल है। जेवलिन थ्रो करता हूँ, जेवलिन एक प्रोजेक्टाइल है। पत्थर को फेंकता हूँ, पत्थर एक प्रोजेक्टाइल है। तो बॉडी का नाम प्रोजेक्टाइल है। और जो रास्ता कवर कर रहा है, जो बॉडी रास्ता कवर कर रही है, वो क्या शेप कवर कर रही है? पैराबोलिक। हम इसमें पाथ नहीं बोलते, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल की जगह फिजिक्स की टर्म है जिसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या है? पैराबोला। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोला होता है। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब उसका पाथ कैसा बनता है। तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। आजकल तो लड़ाई झगड़े का बहुत चल रहा है दुनिया में माहौल, तो हमेशा वो आर्मी वाले बोलते हैं कि हमने मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री ये रखी, ट्रेजेक्ट्री पाथ। बॉम्ब, मिसाइल्स, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है, उसे पैराबोलिक पाथ ही तो कवर करना है। हाँ, लेकिन प्योर प्रोजेक्टाइल नहीं बोलूँगा, उसके अंदर कुछ वो अपने डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो पत्थर की तरह नहीं गिरी जाती। बट पॉइंट ये है कि वो बहुत यूज़ करते हैं, पायलट बहुत यूज़ करते हैं, फाइटर पायलट। ट्रेजेक्ट्री क्या है इसकी? क्योंकि ट्रेजेक्ट्री उसने पाथ फॉलो करना है उस ट्रेजेक्ट्री के साथ। तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी which once thrown into the space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone, सिर्फ gravity ही उसको नीचे लेके आएगी, without being propelled by any engine या fuel। को इंजन या फ्यूल नीचे नहीं लेके आएगा, gravity इसे नीचे खींच लेगी। the path followed by a projectile is called a trajectory। तो पॉइंट क्लियर है। तो उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे और पाथ जो होगा वो पैराबोला होगा और ट्रेजेक्ट्री उसकी पैराबोला होगी। हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो हम पढ़ेंगे वो दो किस्म के पढ़ेंगे। पहली, टॉप ऑफ द टावर से एक पत्थर को सीधा फेंकना है, बिल्कुल सीधा फेंकना है, वो सीधा जा नहीं पाएगा, ग्रेविटी के असर की वजह से वो नीचे आता जाएगा और पाथ फॉलोड पैराबोला होगा। और दूसरा केस क्या होगा? ऐसा केस होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जैसे जेवलिन को फेंकना, तो ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकना, तो उसका पाथ भी पैराबोला होगा। इन दो केस को कैसे पढ़ना है उसके लिए अब आप नोट करेंगे। पहले लिखें केस नंबर 1। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। लिखें केस नंबर 1। तो दो केसेस, दो एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं प्रोजेक्टाइल के। मेरा पहला एग्जाम्पल है कि अगर मान लो दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आपने एक बॉडी को फेंका, लेट अस सपोज इसको फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बनाते जाओ साथ साथ स्केल के साथ। तो आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया, मतलब फेंका ही है, पत्थर फेंक दिया, कुछ किया थोड़ी ना। तो एक पत्थर को फेंक दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे ग्रेविटी ना होती, दुनिया में ग्रेविटी नहीं है, कोई अर्थ नहीं खींचती, तो ये पत्थर कहाँ जाएगा? ये नीचे कभी नहीं आएगा, ये हमेशा स्ट्रेट जाएगा, राइट। स्ट्रेट जाने का मतलब मैंने इसको बिल्कुल भी नीचे गिरा ही नहीं था, तभी तो नीचे नहीं आ। अगर मैं नीचे गिरता फिर नीचे आता जाता। मैंने इसको कैसे गिरा? हॉरिजॉन्टल गिरा, वर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो अगर ग्रेविटी ना होती तो ये हॉरिजॉन्टल ही मूव करता जाएगा, पर यहाँ पर ग्रेविटी है,
तो ग्रेविटी के असर की वजह से ये आगे तो जाएगा क्योंकि मैंने इसको आगे फेंका, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये साथ के साथ नीचे 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 भी आता जाएगा और पाथ फॉलोड क्या होगा, पैराबोला। तो बनाओ डायग्राम। तो पाथ फॉलोड इज पैराबोला। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, इमेजिन करो कि ये बॉडी यहां से चली और यहां पे गिरी। जब ये ऊपर से नीचे गिरी, किसी ने पूछा सर इसके डिस्प्लेसमेंट क्या है या इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताओ। तो मैंने कहा देख, और कितने समय में कवर किया ये भी बताओ। तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया था, ये पत्थर चला, स्टॉप वॉच ऑन, नीचे आते 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 टाइम क्या लग गया, टी टाइम लग गया। नीचे गिरने में कितना समय लगा उसे, टी टाइम लग गया। इस टी टाइम में ये बॉडी आगे भी गई है और साइमल्टेनियसली नीचे भी उतरी है। तो मान लो ये नीचे कितना डिस्टेंस उतर गई, h। तो यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, h। मान लो 10 मीटर की ये बिल्डिंग है, तो 10 मीटर नीचे उतर गई। तो y एक्सिस में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 10। और मान लो x एक्सिस में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x। ये दोनों जरूरी नहीं है कि बराबर हों। आप अगर बहुत ऊपर, बहुत मान लो 20 स्टोरीड बिल्डिंग है और मान लो उसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है, अब वहाँ से एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल गिरे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड का डिस्टेंस भी 100 मीटर होगा। आप हल्का सा गिरते हैं तो यहीं गिर जाएगा नीचे। तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस और वाई के डिस्टेंस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर कोई पूछे कि टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉडी ने इकट्ठे 2 डिस्टेंसेस कवर किए हैं। वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, h, और साइमल्टेनियसली एक्स में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x। तो ये एग्जाम्पल है मोशन इन 2D, क्योंकि यहाँ पर मोशन इन 1D नहीं है। कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं बॉडी के, 2। तो y भी कवर हो रहा है और साइमल्टेनियसली x भी कवर हो रहा है। कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, टाइम टेकन दोनों केस में एग्जैक्टली सेम है। तो टी टाइम में बॉडी ने h डिस्टेंस भी कवर किया और टी टाइम में बॉडी ने x भी कवर किया। कोई डाउट इसमें? टाइम टेकन दोनों डिस्टेंसेस का एग्जैक्टली सेम है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब ये बॉडी आगे जा रही है तो आगे जाने की कोई वेलोसिटी होगी, और ये बॉडी नीचे उतर रही है तो नीचे उतरने की भी कोई वेलोसिटी होगी। जब ये बॉडी आगे जा रही है तो आगे जाने की वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, इनिशियली जब मैंने फेंका ही था तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है, 10। और यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है आगे जाने की, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है एंड यहाँ पे कितनी है, तो आपका आंसर पता है क्या होगा, 10 10 10 10 एंड 10। कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रही? एक्स की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे काम करती है, वर्टिकल में करती है, वाई एक्सिस में करती है। यहाँ तो कोई ग्रेविटी नहीं है। मतलब कोई अगर सपोज करो मैं जंप मारूं तो यार मैं नीचे गिरूंगा, यार मैं साइड पे दीवारों कैसे चिपक जाऊंगा? दीवारों पे तब चिपकूंगा जब दीवारें मेरे को खींचेंगी। कोई खींच तो रहा ही नहीं है। एक्स एक्सिस में हमें कोई नहीं खींचता। हमें कौन कहाँ पे खींचा जाता है, अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्स में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। और अगर एक्स में कोई और ना तो हमने एयर की फ्रिक्शन लेनी है, ना हमने एयर की कोई ड्रैग लेना है, कुछ नहीं लेना, हवा है ही नहीं। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो वेलोसिटी की वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। इसलिए एक्स की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। ड्रॉ कर लो, एक्स की वेलोसिटी हर वक्त क्या रहेगी, 10 10 10 एंड 10 ही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी कभी भी। अब आ रहा हूँ, जब हम 2D पढ़ते हैं, 2D के अंदर जब मैं x की बात कर रहा हूँ तो बस फिर x की ही बात करनी है। जब मैं y की बात करूँगा आप सिर्फ y की बात करेंगे। तो क्वेश्चन 2D के क्वेश्चन को 2 बार किया जाता है, एक बार x में किया जाता है और एक बार y में किया जाता है। तो x की सिचुएशन क्लियर हो गई। अब शुरू करते हैं y एक्सिस। y एक्सिस के अंदर अगर मैं ये पूछूं कि y एक्सिस में y का मतलब नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है। जब मैंने फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितनी है, 10। मतलब कि 10 मतलब ये बॉडी नीचे गिरेगी। अच्छा, अगर ये मैं मानता हूँ ग्रेविटी नहीं है,
मैं मानता हूँ ग्रेविटी नहीं है, हटा दो ग्रेविटी नहीं है, अर्थ है ही नहीं, तो ये बॉडी सीधी जाएगी 10, तो फिर आपने अगर यहाँ 10 बोल दिया तो बॉडी नीचे भी गिरेगी, तो ये तो न्यूटन का लॉ ही फेल हो गया। आपने खुद माना अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो बॉडी कहाँ जाएगी, सीधी, तो इसका मतलब बॉडी के पास वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी मैंने शुरू में दी नहीं, तभी तो बॉडी सीधी जाती। तो मैंने इस जब पत्थर को घेरा तो मैंने इसको वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस में दी थी, एक्स। मैंने वाई में कोई वेलोसिटी इसको दी ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं कि ये वाई में जाए। वो अलग बात है कि अर्थ चाहती है कि वाई में आए, मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि पत्थर दूर से दूर इधर जाता जाए, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो सीधा ऐसे फेंका है, पर ग्रेविटी चाहती है वो नीचे आए। तो जब मैंने उसको वेलोसिटी 10 दी थी अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने उसको वाई में कुछ नहीं दिया था, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेनी है, इसमें 0। तो फेंकते ही मैंने उसको 10 वेलोसिटी दी थी अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये वेलोसिटी किसने दी थी, मैंने दी थी, और मैंने इसको वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या कंसीडर करनी है, 0। अब होगा क्या, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। जैसे यहाँ पे 0 से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, मान लो फिर 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, मान लो 6 मीटर, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल, यानी कि इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का असर वाई एक्सिस की वेलोसिटीज पे होगा, एक्स पे वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो जब भी एक टॉप ऑफ द क्लिफ से बॉडी को हॉरिजॉन्टल गिरा जाएगा, तो रूल नंबर 1, उसकी एक्स की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, वाई की वेलोसिटी इनिशियल 0 होगी, फिर उसके बाद वो वेलोसिटी बढ़ती 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 ही जाएगी। वो कितनी बढ़ेगी वो मैं कह नहीं सकता, बट हर क्वेश्चन में इंक्रीज होगी इतना बोल सकता हूँ। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? तो एक चीज़ नोट की, मैं इस क्वेश्चन को 2 बार डिस्कस किया मैंने। एक बार मैंने सिर्फ एक्स में किया, फिर मैंने किस में किया, वाई में किया। तो जब 2D की प्रॉब्लम आती है तो 2D क्वेश्चन करने के कोई फॉर्मूले थोड़ी ना है। 2D का मतलब है, या एक्स वाई, इस चैप्टर का दूसरा नाम है मोशन इन अ प्लेन। आप चेक कर रहे हो, ये पूरी मोशन एक्स वाई प्लेन में काम कर रही है, एक्स वाई प्लेन। तो चैप्टर का दूसरा नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन। तो प्लेन की मोशन है, तो मोशन इन 2D, मोशन इन अ प्लेन एक ही बात है। मोशन इन 2D या 2 डायमेंशन मोशन को सॉल्व करने का तरीका, पहले एक्स एक्सिस में सॉल्व किया जाए, फिर डिस्कशन वाई में की जाए, तो इसे बोलते हैं 2D की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो 2D अलग से सॉल्व नहीं होगी, एक्स में अलग, वाई में अलग सॉल्व होगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो कैसे इमेजिन करना है वेलोसिटीज को, बात समझ में आ रही है? हालांकि आज का पूरा लेक्चर आप मानोगे नहीं, सिर्फ इस पत्थर के ऊपर ही है, और मैं पूरा लेक्चर 5 बजे तक यही डिस्कस करता रहूँगा। पत्थर को ऐसे गिरा और वो ग्राउंड पे गिर गया और बस लेक्चर खत्म हो जाएगा इसी में। ठीक, इसके ऊपर कुछ होमवर्क होगा, अब घर से भी करके आएंगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट केस या तो क्लियर है। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। जैसे एक फुटबॉल को आपने 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये 10 मीटर पर सेकेंड कौन सी वेलोसिटी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। किक करते वेलोसिटी, देखो आप ये ना समझें कि वेक्टर बड़ा है तो यहाँ तक वेलोसिटी 10 है ना, ये नहीं है। वो तो वेक्टर छोटा सा बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। किक करते ही उसकी वेलोसिटी 10 है। अब हुआ क्या, ये जो फुटबॉल है ये कैसी जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऑब्वियसली पैराबोलिक पाथ कवर करेगी, बनाते रहे साथ साथ, तो पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। ठीक है यहाँ तक?
तो पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। पैराबोलिक का मतलब कि ये फुटबॉल सीधी भी जाएगी और साथ में ऊपर और नीचे भी जाएगी। दिस इज मोशन इन अ प्लेन। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, सबको मालूम है। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में होगा और एक कंपोनेंट कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस में होगा। और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा 10 इंटू कॉस ऑफ कितना 30 और ये कंपोनेंट होगा 10 इंटू साइन ऑफ कितना 30। क्लियर है, यहाँ तक ड्रॉ कर लो। 10 cos 30 10 sin 30, 10 इंटू कॉस 30 क्या रूट 3/2, सॉल्व करके आएगा 5/√3 मीटर पर सेकेंड और 10 इंटू हाफ क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 5√2 है और उसी 5√3 है। और ऐसी वाई एक्सिस की वेलोसिटी इनिशियल, ये इनिशियल की बात हो रही है जब फेंका था, इसे किक किया था। तो जब किक किया था तो फुटबॉल को 10 की वेलोसिटी से किक किया, मैंने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए और जब मैंने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए तो मेरे को ये वेक्टर चाहिए नहीं। आपके पास ऐसा पेन नहीं, आप मत करो, बस मैं समझाने के लिए हटा रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे इसे रब, तो आप ऐसे ही रहने दें। तो बेसिकली फुटबॉल के पास इनिशियली दो वेलोसिटीज़ हैं, एक वेलोसिटी से वो एक्स की तरफ जाएगी और दूसरी वेलोसिटी के साथ वो कहाँ जाएगी, वाई के लॉन्ग जाएगी। कर लिया, कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने वेक्टर के अंदर भी डिस्कस किया था शुरू में, वो वेक्टर नहीं था एक्चुअल में, मैं प्रोजेक्टाइल ही डिस्कस कर रहा था बीच बीच में। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसके अंदर इसकी दो वेलोसिटीज़ हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, इसके पास ये प्रोजेक्टाइल या ये फुटबॉल आगे भी जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा। तो अगर मैं ये पूछूं कि आगे जाने की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है 5√3, वो हमेशा क्या रहेगी 5√3 5√3 5√3 5√3 5√3 एंड 5√3 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में ग्रेविटी या एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मजे की बात यह है दोनों एग्जाम्पल में वेलोसिटी एक्स एक्सिस की अपनी वैल्यू को चेंज कभी भी नहीं करती। तो प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होगी, वाई की वेलोसिटी चेंज होगी। वाई की इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी वेलोसिटी 4 भी हो जाएगी, फिर 3 भी हो जाएगी, फिर 2 भी हो जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते क्या हो जाएगी 0। 0 का मतलब है, 0 का मतलब ये नहीं है कि फुटबॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके रुक गई, ऐसा थोड़ा ना होता है। किसी ने मिसाइल लॉन्च की, मिसाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आई, फिर रुक गई, रेस्ट कर रही है, अब नीचे गिरेगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो चलती रहती है। तो वो हॉरिजॉन्टल तो आगे तो हमेशा चलती ही रहेगी, हाँ वो ऊपर जाना बंद कर देगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी वाई की वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी ऊपर जाना बंद कर देगी, आगे जाना बंद नहीं करेगी, आगे तो जाती जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 5√3। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर भी उसकी वेलोसिटी एक्स में तो होगी, वाई में नहीं होगी। अब प्रोजेक्टाइल का नीचे उतरने का टाइम आ गया, तो प्रोजेक्टाइल नीचे उतरेगी तो अगेन वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होगी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट 5 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है। जितनी वेलोसिटी से, जैसे मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, मोशन इन 1D के अंदर डिस्कस किया है, चाहो तो घर जाके एक्सपेरिमेंट भी कर लेना। अगर आपके पास एक बॉल है जिसको आपने 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, फिर वो बॉल वापस हाथ में आएगी, कितनी वेलोसिटी से हाथ में आएगी 20 से ही हाथ में आएगी। 20 से गिरो 20 से ही हाथ में आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में एनर्जी लॉस नहीं है, तो वेलोसिटी का लॉस भी नहीं होता, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो एक शॉर्टकट है, जितनी वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंकते हैं उतनी वेलोसिटी से बॉल वापस भी आती है। तो ऐसे ही ये देख लो, जितनी इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका 5, उतनी ही वेलोसिटी से बॉल नीचे भी आएगी 5, और जितनी, ये तो चेंज ही नहीं होती 5√3। तो मज़े की बात ये है कि जो सिचुएशन इनिशियल थी 5 एंड 5√3 वही फाइनल है 5√3 एंड 5। तो ये रूल है, कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधा यूज़ करने को आ जाता है, तो आपको मतलब पूछ लेगा कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, तो आप सीधा बोलना अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 है। क्लियर है यहाँ तक?
कोई डाउट इसमें? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये केस बनता है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर क्वेश्चन 2 बार डिस्कस करना पड़ता है। एक एक्स में देखो मैंने अलग किया, फिर मैंने एक्स को छोड़ दिया, फिर मैंने सिर्फ वाई को डिस्कस किया। जब वाई को डिस्कस किया तो एक्स को डिस्कस नहीं किया, जब एक्स को किया तो फिर मैंने वाई को नहीं किया। तो वाई की चीज़ें अलग है, एक्स की चीज़ें अलग है। यही काम है मोशन इन 2D का। बस आपको देखना आना चाहिए कि एक्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं और वाई के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? प्रोजेक्टाइल जो ज़मीन का डिस्टेंस कवर करती है, ये एक्स एक्सिस, इसको रेंज बोला जाता है। रेंज, ज़मीनी डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, ग्राउंड के डिस्टेंस कवर्ड को रेंज बोलते हैं। चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो। ऊपर वाले केस में भी ये देखो, ये क्या है? एक्स नहीं है, ये क्या है? इसकी रेंज है। ज़मीन का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। तो ज़मीन के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज। आपने सुना होगा बहुत बार कि एक कंट्री ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने मिसाइल तैयार की है। टीवी बहुत आता है, न्यूज़ बहुत आजकल तो बहुत आती है। ये जो है एक बॉम्ब तैयार किया, एक मिसाइल तैयार की जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। हिंदी में बोले जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है, बहुत बोलते हैं ये सब टीवी वाले। तो ब्रह्मोस है, इसकी जो रेंज है वो मान लो 2000 किलोमीटर है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है? मतलब कि अगर वो यहाँ बैठ के चलाएंगे मिसाइल तो 2000 किलोमीटर तक उसकी लास्ट मैक्सिमम रेंज है। तो मैक्सिमम दूरी जो वो कवर कर सकती है ग्राउंड, क्योंकि मिसाइल हवा में नहीं गिरनी, मिसाइल तो ज़मीन पे गिरनी है, नुकसान तो तभी होगा। तो ज़मीन के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मेजर किया जा सकता है वो उसकी रेंज कहलाती है। आपने नोट किया होगा जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा का तो बहुत फेमस है। तो जब जेवलिन थ्रो का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल फिजिक्स तो है। कैसे जेवलिन थ्रो में क्या मतलब स्टाइल मारते हैं, एथलीट आते हैं ऐसे स्टाइल मारते हैं और फिर ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली क्या होता है, बहुत तेज़ भाग के आते हैं। बहुत तेज़ इसलिए क्योंकि जितनी उस बंदे की स्पीड है उतनी जेवलिन की स्पीड है। फिर ऊपर से वो फेंकता भी है तो और भी स्पीड बढ़ जाती है। तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी जेवलिन उतनी दूर जाके गिरेगा। फिर आपने देखा होगा जितने लोग जेवलिन फेंकते हैं वो खड़े होकर नहीं फेंकते, वो थोड़ा सा पीछे होते हैं। उसका एंगल बनता है, मालूम है कितना एंगल बनता है? 45। जेवलिन थ्रो में अगर गेम जीतनी है या अगर आपने मैक्सिमम दूरी पे किसी चीज़ को गिरना है, रेंज को मैक्सिमम करना है, 45 डिग्री पे किसी चीज़ को फेंक लेना। पत्थर भी गिरना है ना तो 45 डिग्री पे फेंकना, मैक्सिमम दूरी कवर करेगा वो ग्राउंड की। हम ये करेंगे इस चैप्टर में कि 45 डिग्री पे ज़मीन का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम कवर हो जाता है। तो जो मिसाइल टेस्ट होती हैं ये सब 45 डिग्री पे टेस्टिंग होती है कि 45 डिग्री पे ज़मीन का डिस्टेंस कवर जो होगा उसका मैक्सिमम होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने एंगल छोटा या बड़ा किया तो वो बहुत दूर जा नहीं पाएगा, वो कम जाएगा, 45 डिग्री पे मैक्सिमम जाएगा। तभी तो एथलीट क्या करता है, पहले वो एंगल बनाता है, उस एंगल पे 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता है विद अ वेरी लार्ज वेलोसिटी, जेवलिन मैक्सिमम दूरी कवर करता है। ये स्टाइल है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है प्रोजेक्टाइल का? ठीक है, जेवलिन तो प्रोजेक्टाइल ही है ना, तो बेसिकली प्योर फिजिक्स ही तो लग रही है इसमें। तो ये 2 केस क्लियर है। तो अब हम शुरू करते हैं। बस हमने कुछ दिन, 1 हफ्ता कम से कम इन्हीं में काम करना है। बस ये तो आसान है, तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इसी के ऊपर खेल खेलते रहेंगे। आज सिर्फ इसका काम है। बस आज ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं करेंगे, आज टावर से घेरेंगे, बात ही खत्म हो गई। तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट ये मैंने डिस्कस कर दिया एग्जाम्पल, ये मैंने डिस्कस कर दिया एग्जाम्पल। लिखो हेडिंग, प्रोजेक्टाइल गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर सब हेडिंग लिखो, शो दैट पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। शो दैट पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। कि स्कूल का प्रूफ है, प्रूफ करो कि ये पैराबोला है। वैसे तो आप कहोगे सर दिख तो रहा है पैराबोला, ऐसे तो कोई मानेगा। मैथ्स की हेल्प से प्रूव करो कि सच में ये पैराबोला ही है। डायग्राम ड्रॉ करो। तो डायग्राम ड्रॉ करो।
इस डायग्राम में टॉप ऑफ द क्लिफ से, टॉप ऑफ द टावर से मैंने यू वेलोसिटी से एक बॉल को फेंका, पैराबोला की तरह नीचे आई, दो डिस्टेंसेस उसने कवर किए साइमल्टेनियसली, एक्स एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस में वाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, मैंने उसको कैसे फेंका था हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो डायग्राम ड्रॉ करो। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इस केस में हमेशा 0 ही रहती है। कई स्टूडेंट कहते हैं मुझे गेमिंग का बड़ा शौक है, कोई कहता है खेलने का है, कोई कहता है बनाने का है। खेलने का तो हर किसी को ही है, आसान सबसे दुनिया का आसान आम गेम खेलना। गेम खेल के मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट ने कहा हो कि यार मैंने बहुत तरक्की की कि मैंने गेम्स खेलनी है। ठीक, गेम बनाने वाले की तरक्की तो मैंने खुद देखी है। मैंने बहुत स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने गेमिंग कंपनी खोली है। मैं पैक में देखता था स्टूडेंट्स को, तो वो लोग मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता था कि वो सच में सॉफ्टवेयर सीख के गेम्स बनाना, और एक दो की तो गेम की कंपनी भी है और बहुत बहुत बढ़िया कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए गेम की बात कर रहा हूँ, एक बड़ी फेमस गेम है एंग्री बर्ड्स, वो जो तो 3 मुर्गे से होते हैं और वो उसको वो देखा है आपने ना, वो प्रोजेक्टाइल, वही प्रोजेक्टाइल देखो उस गेम बनाने वाले में को कितना प्रोजेक्टाइल आता होगा, क्योंकि हर गेम के बटन में क्या लगेगा, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो हिट करेगा ऑब्वियसली सब कोऑर्डिनेट के थ्रू हिट करेगा। तो टोटल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट यूज करके उसने कोऑर्डिनेट्स को सेट करके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पूरा सेट किया हुआ है, और बहुत बढ़िया गेम है, ऐसी बात नहीं है, खेलनी नहीं है लेकिन। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, बिगनर्स के लिए है। ठीक है, तो ये वाई और एक्स समझ में आता है यहाँ तक। अब शुरू करते हैं। जब मैं बोलूँगा वाई एक्सिस, तो आपने हर चीज़ सिर्फ वाई की ही देखनी है, एक्स को भूल जाना है। जब मैं बोलूँगा एक्स एक्सिस, फिर आपने वाई को नहीं देखना। तो मैंने क्या बोला पहले, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जब ये कोई भी बॉडी सीधी जाएगी तो एक्स की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये नोट करने वाली बात है, वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी एक्स के अलोंग, कांस्टेंट। पहले देख लेना, उसके बाद लिखना, एक बार 2 स्टेप्स देख लो पहले। तो पॉइंट क्लियर है, वेलोसिटी एक्स में क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि हेडिंग मैंने क्या डाली, एक्स एक्सिस। और जब मोशन चैप्टर आपने किया हुआ है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है, एस इज इक्वल टू वी टी, और तो कोई लग ही नहीं सकती। तो एस इज इक्वल टू वी टी लगाएं, तो पूरी जर्नी कवर की गई टी टाइम में। टी टाइम में एक्स भी कवर हुआ, टी टाइम में वाई भी कवर हुआ साइमल्टेनियसली। तो डिस्टेंस एक्स है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की u है, और टाइम टेकन t है, तो टाइम की वैल्यू की इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक नोट कर लो प्लीज। एक्स एक्सिस की जर्नी की इक्वेशन क्लियर है। तो एक्स एक्सिस में एक ही इक्वेशन एप्लीकेबल है, कौन सी, एस इज इक्वल टू वी टी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स में वेलोसिटी हमेशा क्या है, कांस्टेंट। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस का एक्स है, वेलोसिटी यू तो चेंज होगी नहीं, और टाइम टी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। मुझे यहाँ से देख के बताओ, वाई एक्सिस, अब अपने वाई को ही देखना है सिर्फ। वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है,
y, टाइम टेकन तो t है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g। तो अब यहाँ पर s इज इक्वल टू वी टी नहीं लगाना क्योंकि एक्सेलेरेशन है, तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन g, डिस्प्लेसमेंट y, अप्लाई करो, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y डिस्टेंस की जगह y, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0, एक्सेलेरेशन की जगह g इंटू टी स्क्वायर। इस टाइम को इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो t की जगह एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। एक्स स्क्वायर को दूर, g यू स्क्वायर टू एक तरफ, तो y प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। और वैसे भी इस क्वेश्चन में g टू यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसकी जगह k पुट कर लो। और मैथ्स में याद रखना, अगर y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और आप इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, पैराबोला। ये पैराबोला इक्वेशन आएगी, क्योंकि आपको याद होगा y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आती है मैथ्स में, लेकिन y एक्स स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो हमेशा पैराबोला आएगी। तो ये प्रूव हो गया कि सच में ये जो पाथ है ये पैराबोलिक in नेचर है, क्योंकि अगर आप प्रूव कर पाओगे y और x के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पाथ इज पैराबोलिक पाथ। और ये जो इक्वेशन आई इसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पूरे रास्ते की इक्वेशन है। रास्ते की इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर आप ग्राफ पेपर लें, उस ग्राफ, वो ग्रीन सा जो 10th क्लास में आता है, उस ग्राफ पेपर में y और x के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करें, तो आप जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पैराबोला ही बनेगा। इसका मतलब ये है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे प्रूव करना है पैराबोला। k मतलब g कांस्टेंट है 9.8, 2 कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से u फेंका वो भी कांस्टेंट है पूरी जर्नी में, तो पूरी जगह k लिख लिया कांस्टेंट है। मत लिखो, सीधा बोल दो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला है। y और x जब आपस में एक ही डिग्री 1 एक ही डिग्री 2 होती है तो पैराबोला इक्वेशन ही बनती है। ये मैथ्स का रूल है। तो ऐसे प्रूव होगा कि ये जो पाथ है ये क्या है, पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? कैसे हम x में इक्वेशन लगा रहे हैं, y में इक्वेशन लगा रहे हैं, बात समझ में आती है। ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे कॉम्पोनेंट्स x में चूज किए जा रहे हैं और कैसे y में चूज किए जा रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर निकालने को आ जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है इस क्वेश्चन में? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर ये बॉडी हवा में रही। तो जब फेंका था और जब ग्राउंड पे आ गई तो टाइम t तक वो हवा में रही, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एक काम करते हैं, सेम फिगर है, इस फिगर में इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में, मैंने एक्सिस जरूर लिखा y, अगर मैंने y लिखा तो हर चीज़ किस में देखनी है, y में। तो इस फिगर में y की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, डिस्टेंस कवर्ड y है, एक्सेलरेशन g है, और मान लो टाइम नीचे आने का कैपिटल T है। तो y एक्सिस में फिर से अप्लाई करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह y, u की जगह 0, हाफ g t का स्क्वायर, 2g इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट लो, t की वैल्यू आ गई। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख लो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब टॉप ऑफ द टावर से किसी बॉडी को नीचे किया जाएगा तो कितनी देर में वो नीचे आएगी, वो इतनी देर में नीचे आएगी, ये आप कर सकते हैं। कोई कहता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट एक और तरीके से भी निकल सकता है। मैंने कहा कौन सा? वो कहता है इक्वेशन x में लगा लो। मैंने कहा कैसे? कहता है x में इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है x एक्सिस में s, वेलोसिटी क्या है u, और टाइम क्या है t, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है।
तुम एक्स एक्सिस से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो और तुम वाई एक्सिस से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, जिसमें मर्जी निकाल लो, सेम है, क्योंकि टाइम तो दोनों में एग्जैक्टली सेम है, जिसमें मर्जी निकाल लो, चाहे वाई से निकाल लो चाहे एक्स से निकाल लो। तो इसको और उसको सॉल्व करके आंसर एग्जैक्टली क्या आने वाला है, सेम। यहाँ तक क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के दो तरीके हैं, कितने, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, कितने देर तक बॉडी हवा में रही। अब जब तक नीचे नहीं गिरी तब तक हवा में रही, तो नीचे गिरने के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसी के अंदर कैलकुलेट रेंज, तो लिखो रेंज क्या है। देखो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेंज। और आपको क्या निकालना है, रेंज। रेंज x का डिस्टेंस है कि रेंज y का डिस्टेंस है, x का, तो इक्वेशन किस में लगेगी, x में। और x में तो इक्वेशन ही एक लगती है, कौन सी, x इज इक्वल टू vt, क्योंकि x की वेलोसिटी कभी चेंज तो होती नहीं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड x में कितना है, r, वेलोसिटी u रहेगी, वो चेंज तो होगी नहीं। और नीचे गिरने का टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर एक्सप्रेशन से निकाला हुआ था, अभी ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये किसका आंसर आ गया, रेंज का। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। तो कई बुक्स में ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, पर मैं यूज़ नहीं करता, मैं न्यूमेरिकल में सीधे बिना फॉर्म लेके करके दिखाऊंगा। चाहे एक्स से निकाल लो चाहे वाई से निकाल लो, बात तो एक ही है, टाइम तो सेम ही रहता है दोनों में, ठीक है। तो इससे एक्स में भी वही टी पुट करना है, वाई में वही टी पुट करना है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने टाइम ऑफ फ्लाइट वाई से निकलवा लिया और हमने इसको उठा के कहाँ पुट कर दिया, एक्स के उसमें पुट कर दिया आंसर, तो रेंज का एक्सप्रेशन आ गया।